हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2। और इससे पहले का जो चैप्टर है यूनिट नंबर फर्स्ट, वो मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले वो देख के आइए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। चैप्टर का नाम आपके सामने है, संकल्पना और सिद्धांत। तो पहले मैं आपको इन दोनों शब्दों के मतलब बता देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में। तो संकल्पना को हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी टफ लैंग्वेज है, तो आपको अपने समझने के लिए इस चैप्टर को इजी लैंग्वेज में मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, तो इसी को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का या इस बुक का कॉन्सेप्ट काफ़ी मुश्किल है, शब्द जो है कठिन है, इसी को समझने के लिए आपने मेरी वीडियो देखी है। दूसरी चीज़, सिद्धांत, इसको इंग्लिश में हम थ्योरी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में थ्योरी कहते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट किसका, हमने ये देखा था कि जो ज्ञान उदय है एक कॉन्सेप्ट था वहाँ पे, ठीक है। टॉपिक क्या था वहाँ पे? ज्ञान उदय, कि भाई ज्ञान यानी कि जागरूकता का बढ़ना, साइंस का आना वहाँ पे। तो हमने देखा कि ज्ञान उदय में दो थ्योरीज वहाँ पे दी गई थी। एक थ्योरी में था कार्ल मार्क्स, एक थ्योरी में था दुर्खाइम और कॉम्टे, जो कि ज्ञान उदय का समर्थन कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको हमने बोला डी बॉर्नोल्ट, जो कि ज्ञान उदय का विरोध कर रहे थे। तो हमने जो कॉन्सेप्ट निकाला उसमें से, ठीक है, जो समझा हमने वो क्या समझा, उनकी थ्योरी समझी कि भाई जो दुर्खीम है और कॉम्ट है, ठीक है, वो तो ज्ञान उदय का समर्थन कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और थ्योरी देखी हमने कि जो डी बॉर्नोल्ट थे वो इसका विरोध कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे ज्ञान उदय की, ठीक है। तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसी को याद में रख के हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है उन दोनों का एग्जाम्पल, कि एक तो रिवीजन हो गया होगा आपको उस कल के चैप्टर का, और उसके अलावा संकल्पना और सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे कि भाई संकल्पना का मतलब कॉन्सेप्ट होता है और सिद्धांत का मतलब थ्योरी होता है। यानी कि जब आप समझ जाते हो उनकी विचारधारा, उसको हम थ्योरी कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। अब एक चीज़ और, कि जो सिद्धांत है ना वो किसी एक टॉपिक पे नहीं होता है, ठीक है। सिद्धांत हमारे अलग अलग विषयों पे अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं। जैसे कि अब मैं बात करता हूँ फैमिली को लेके, है ना, छोटी सी बात है, फैमिली को लेके जो आपके सिद्धांत हो सकते हैं वो अलग हो सकते हैं। आप काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हो अपनी फैमिली को लेके, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप अपनी वाइफ को लेके हो सकते हो, या अपने हस्बैंड को लेके हो सकते हो, या अपनी माता पिता को, है ना, सिस्टर्स को या ब्रदर को, तो उसको लेके आप पॉजिटिव हो सकते हो, या अपनी गर्लफ्रेंड को। तो ये आपकी फैमिली में हो सकता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो आपका सोसाइटी के प्रति जो सिद्धांत होगा, थ्योरी जो होगी, वो अलग हो सकती है ना। और अलग अलग टॉपिक्स के लिए आपकी जो थ्योरी है, आपके जो विचार है वो अलग हो सकते हैं। इसी को हमने यहाँ पे समझा है कि थ्योरी कोई एक चीज़ नहीं होती। थ्योरी मतलब यानी कि जो सिद्धांत होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं किसी एक व्यक्ति। जैसे कि मेरे सिद्धांत है तो मेरी फैमिली के लिए अलग होंगे, बाहर के लोगों के लिए अलग सोच होगी मेरी, ठीक है। तो ये सिद्धांत होते हैं। उसके बाद ये ना जो इंट्रोडक्शन है, ये सब कुछ है इस चैप्टर के अंदर। इंट्रोडक्शन अगर आपने समझ लिया तो आप पूरे चैप्टर को समझ पाओगे ईजिली। तो शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना। मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं अलग अलग कलर से, आपको अच्छे लग रहे होंगे, रंग बिरंगे, है ना। बचपन में हम बहुत खेलते थे कलर से और मज़ा आता था कलर करने में, कुछ भी मिला और कलर कर दिया बस, है ना। तो मतलब बड़ी यादें थी उस समय। तो हमारे रोज़ाना के दिनों के अनुभव हमें विचारों के समूह द्वारा शब्दों को उसी नज़रिए से समझने के लिए शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान ज़्यादा तकनीकी बनता जाता है, शब्दों को उसके गुणों धर्मों के लिए परिभाषित किया जाता है और ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जिससे वैज्ञानिक शब्दावली विकसित होती है। तो कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। पहले ही लाइन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने वाले शब्दों के बारे में, कि जो वर्ड्स होते हैं उनके क्या महत्व होते हैं, है ना, कि कैसे वर्ड्स जो होते हैं वो विकसित या विकास करते हैं। पहले हम शब्दों का इस्तेमाल करते थे लेकिन इतना टेक्निकल नहीं था उनका इस्तेमाल करना, है ना। हम बोलते थे बीमार हो गया, तो लेकिन बीमार कौन सी बीमारी तो बहुत सारी हो सकती है। बुखार हो सकता है उसको, क्या पता उसका कुछ और दिक्कत हो गई हो, ठीक है, मलेरिया हो गया हो, चिकनगुनिया हो गया हो, या बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं इंसान को, है ना। तो बीमारी का एक्चुअली में मतलब नहीं पता लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बताया बीमारी, है ना। तो बीमार होना एक इमोशनल जो है एक शब्द है, ठीक है, कि इमोशन करता है हमारे
दिलो दिमाग पे कि बीमार है व्यक्ति, लेकिन कौन सी बीमारी है? अब मैं बोलूँगा बुखार है ना। तो ये क्या हो गया, मुझे पता चल गया कि अच्छा बुखार है, लेकिन इसके अलावा भी एक और शब्द यूज़ किया जा सकता है कि भाई बीमार है लेकिन कौन सा बुखार है उसको, ठीक है। चिकनगुनिया का बुखार है या टाइफाइड है या कुछ और कोई और बैक्टीरिया है उसकी बॉडी के अंदर, तो बुखार का मतलब तो ये होता है ना बैक्टीरिया हो गया बॉडी में। तो ये क्या है, टेक्निकल वर्ड्स हम यूज़ करते जा रहे हैं। जैसे कि हमने शुरू किया बीमार से, है ना, फिर बीमार से हमने बोला बुखार है। बीमार के अंदर भी कौन सा है, बुखार है, कि या उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है या उसके हाथ पैर नहीं टूटे हैं, उसका बुखार है, यानी कि नॉर्मली अंदर बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन कौन सा इन्फेक्शन हो गया ये अभी भी हमें नहीं पता, है ना। फिर हमने और टेक्निकल चीज़ें यूज़ करना शुरू की, यानी कि चिकनगुनिया हो गया भाई, ठीक है, चिकनगुनिया चुकन यानी जो भी है, ठीक है। और बुखार में और बुखार हो सकते हैं, ठीक है, अलग तरीके के। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे पता हो जो कि, ठीक है, हमें तो इतना वो नहीं होता कि क्या है, पर कहने का मतलब आपको मैंने समझाया कि बुखार जो है या बीमारी है वो काफ़ी तरीके की हो सकती है। तो ये क्या है, बीमारी एक इमोशनल शब्द है जो कि हमने शुरू में शुरू किया, ठीक है, बहुत पहले शुरू किया कि बीमार है। पहले लोगों को नहीं पता था, कि इतने साइंटिफिक नहीं थे हम लोग, बस ये बोलते थे कि बीमार है क्योंकि ये काफ़ी थका सा लग रहा है और काफ़ी मतलब बिस्तर पर लेटा हुआ है। फिर हमने बाद में जब डॉक्टर्स वगैरह आए, साइंस आई, तो हमने उस चीज़ को बुखार बताया। बुखार में भी और टेक्निकल जो टर्म्स थे वो यूज़ किए। उसके बाद हमें पता चला कि इसको बीमारी कौन सी है, राइट। तो इसको हमने यहाँ पे समझा कि ये क्या है, ठीक है, क्या चीज़ें यहाँ बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है इसके द्वारा। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। शब्दों का तकनीकी अर्थ आम रूप में समझा जाता है और हम उसे संकल्पना कहते हैं, यानी कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज़ को समझ जाते हैं, मैंने आपको बताया बुखार, लेकिन बुखार में भी कौन सा बुखार है, तो उसको हम कॉन्सेप्ट कहेंगे। कि जब आप समझ जाओगे कि भाई बीमार है लेकिन बुखार है, बुखार के अंदर भी क्या चीज़ है, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई मैं कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि भाई जो ज्ञानोदय है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से व्यक्ति कौन कौन सी थ्योरी बता रहे हैं किसी भी उस टॉपिक के बारे में, ज्ञान उदय के बारे में वो क्या क्या बात कर रहे हैं। तो वो थ्योरी थी, लेकिन हमने पहले कॉन्सेप्ट समझा, तब तो हम बता पाए ना कि यार ये व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है और ये व्यक्ति इसका समर्थन कर रहा है, राइट। तो इसको हमने बोला कि ये एक अर्थ है, इसका हम समझ पाए कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तब संकल्पनाओं को एक का दूसरे से संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मेडिकल टेस्टों के विविध पैमाने जो अंत एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सामान्य ये रोगात्मक अवस्था है, ये मैंने आपको बता दिया, साइंटिफिक जो मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया था आपको। ऐसी संकल्पनाओं का प्रयोग भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बिना इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था बीमारी का, सेम वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। एक परफेक्ट एग्जांपल आपको मिल गया शुरू में ही इन सबको समझने के लिए कि बीमारी कौन सी है। वो जो हम समझते हैं कि भाई देखो, कोई भी डॉक्टर है आपका इलाज करेगा तो वो बिना जाने कि आपको कौन सी बीमारी है आपका इलाज नहीं करेगा। आपको देखेगा कि बुखार है, अच्छा, लेकिन फिर आपको देखेगा कि बुखार कौन सा है, पहले आपको दवाई दे देगा वो, ठीक है। अगर यहाँ के झोला छाप डॉक्टर होते हैं तो वो आपको दवाई दे देंगे पहले कि ये बुखार है, चलो ठीक है, इतने डिग्री टेम्परेचर है। तो या तो आपको बोलेगा, अगर बहुत सारा टेम्परेचर हो गया आपकी बॉडी में कि 104 है, तो आपको पट्टी रखने के लिए बोलेगा कि भाई आपके मत्थे में पट्टी रखो ठंडी करके, ताकि जो बुखार है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि दवाई दे नहीं सकते उस समय। फिर वो दवाई देगा बाद में आपको। दवाई देने के बाद अगर आपका बुखार ठीक नहीं हुआ है तो वो फिर और जो है आपका ब्लड टेस्ट करेगा या कुछ और टेस्ट करेगा आपका, तब आप उसको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा बैक्टीरिया आ गया है जिसकी वजह से आपको बीमारी नहीं जा रही है, आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको दवाई देगा। तो ये क्या है, टेक्निकल जो है यूज़ करते हैं वहाँ पे शब्द, उसी को ही हमने बढ़ा चढ़ा के और चीज़ों को और तरीके से हमने यूज़ करना शुरू किया है ना। तो इसी को हम शब्द का महत्व इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होता है हमें ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं इसको इस सब्जेक्ट के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, क्योंकि देखो सोशियोलॉजी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो समाजशास्त्री होते हैं ना, वो जो शब्द यूज़ करते हैं वो सबके लिए इक्वल नहीं होते हैं, है ना। जो वर्ड्स समाजशास्त्री, जो मैंने आपको बताया, जैसे दुर्खाइम है या कार्ल मार्क्स है, जो भी समाजशास्त्री आप ले लो, कोई भी शब्द यूज़ करते हैं वो सबके लिए इक्वल नहीं होते हैं। क्या पता वो उन लोगों के लिए उसका मतलब जो है, जो मीनिंग है वो अलग हो, है ना। जैसे कि मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्या पता हमारे लिए वो शब्द कुछ और आ रहा हो निकल के उसका मतलब। और जब ये समाजशास्त्री कोई विद्वान पढ़ेगा उसको या टीचर पढ़ेगा,
ठीक है। टीचर के लिए वो शब्द का मतलब कुछ और आ रहा हो कि यार ये वो मतलब हमें जो टीचर पढ़ाएगा वो कुछ और तरीके से पढ़ाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि शब्द का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखते हो कि जो एक शब्द है उसके कई सारे मतलब आपको निकल के आते हैं। इंग्लिश में आप देख लो, हिंदी में देख लो, हम एक शब्द यूज़ करते हैं लेकिन उसके मतलब कई सारे होते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, उसको सही तरीके से समझना, टेक्निकल शब्द यूज़ करना, जैसे कि साइंस में किया जाता है। साइंस में जो शब्द जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ना, वही टीचर के लिए सेम होता है, वही शब्द जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए सभी कुछ सेम होता है, ठीक है। इसलिए उनको पढ़ने में आसानी होती है चीज़ों को। लेकिन हम हिंदी पढ़ते हैं तो जैसे कि समाजशास्त्र है, तो इसमें ना शब्द का जो टेक्निकल एक मीनिंग निकलता है वो तीनों जगह अलग अलग निकल के आता है। जो बंदा बता रहा है उस शब्द को, उसके लिए वो उसका मतलब कुछ और है, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका मतलब कुछ और है, ठीक है। और जो हमारा टीचर हमको पढ़ाता है उसका मतलब उसके लिए कुछ और हो सकता है। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें हो जाती है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप बहुत सारी वीडियो देख के आए होंगे या फिर आपने नहीं देखी होगी, पर आप जाके देख भी सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि इस वीडियो पे और भी वीडियो बनाई होंगी किसी न किसी ने, लेकिन इतने सही तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि यहाँ पे मतलब क्या है इस चीज़ का, है ना, क्यों पढ़ रहे हैं, ये कोई नहीं बताता आपको, बस पढ़ाने से मतलब है सबको। प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान का सीमित क्षेत्र विस्तार है, लेकिन तुलनात्मक विधि द्वारा परोक्ष प्रयोग किए जाते हैं। बाद में ये जो आप पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, बाकी चीज़ें बार बार सेम रिपीट होगी तो कोई मतलब नहीं है इनको पढ़ने का। फिर उसके बाद शब्द और भाषा, मैंने आपको यह शब्द लिखा है एक्टिविटी, यानी कि अंतक्रिया, है ना। अंतक्रिया मतलब एक्टिविटी होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये अंतक्रिया हो रही है, लेकिन हम बहुत दूर बैठे हैं एक दूसरे से और मैंने वीडियो कॉल कब बनाई हुई है, तो ये एक तरीके से अंतक्रिया है, लेकिन अधूरी अंतक्रिया है। अंतक्रिया का मतलब होता है कि जब हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो वो अंतक्रिया होता है, इंट्रैक्शंस होते हैं, है ना। मैं जाके आपसे बात करूँ डायरेक्टली फेस टू फेस, मैं आपको समझाऊँ या आप मुझे कुछ बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो सीखना सिखाना जो है ये इंटरेक्शन के अंदर आता है। हम बात करते हैं, रोज़ाना किसी से मिलते हैं, तो वो इंटरेक्शन होता है, एक्टिविटी होती है। ये बिना शब्द के नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। हमारे पास शब्द होने चाहिए सही तरीके के और उनका सही यूज़ करना हमें आना चाहिए, जो कि नहीं आता है अभी भी, राइट। यही बता रहा है कि भाई मनुष्य होने के नाते हम अपनी कार्यों के विश्लेषण और मूल्यांकन और अपनी विचारों, अनुभूतियों और सजगता को स्पष्ट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी हमारे अंदर विचार हैं, जो भी हमारी इमोशंस है ना, जो भी मैं कहना चाहता हूँ आपसे, तो उसके लिए मैं शब्दों का यूज़ करूँगा, मैं वाक्य का यूज़ करूँगा, वाक्य मतलब सेंटेंस का यूज़ करूँगा। हम शब्दों और शब्दों के समूह जिसे वाक्य कहते हैं माध्यम से अंत्यक्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब सेम वही है कि हम जो भी हम बात करते हैं तो उसको हम अंत्यक्रिया कह रहे हैं, यानी कि जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं और शब्दों को एक समूह बना के हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया अभी लाइन जो मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, ये बहुत से शब्द मैंने मिला के आपको बताने की कोशिश की है शब्दों को, या जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको, तो ये मैं आपसे अंत्यक्रिया कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसके अर्थ समुदाय में सभी एक ही तरीके से समझते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, समझो, तो मतलब आपके लिए भी वो चीज़ सेम है, यानी कि समझना, यानी कि अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को ग्रहण करना, है ना। अगर मैं आपके लिए कुछ और शब्द का यूज़ करने लगूँ समझाने के लिए, अंडरस्टैंड को ही किसी और वे में बोल लूँ, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ईजी तरीका किसी भी चीज़ों को समझने का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हमें शब्दों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसे हमारी जो लैंग्वेज है, जो हम बोल रहे हैं, हम वो समझ में आनी चाहिए, है ना। हाँ, वो बात अलग है, उसकी लैंग्वेज जो भाषा है वो अलग हो सकती है हमारी। जैसे अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो क्या पता सामने वाला मराठी बोल रहा हो, हमें कुछ भाषा, कुछ शब्द उसके समझ में ना आ रहे हो, तो वो एक अलग बात है, वो उसकी कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन जब हमें हिंदी आती है तो क्यों ना हम हिंदी में बात करें, है ना, हिंदी में कन्वर्सेशन करें और शब्दों का ऐसे यूज़ करें जिससे कि मैं भी परिचित हूँ, मुझे भी पता हो शब्द का मतलब और आपको भी पता हो, है ना। या फिर एक काम और हो सकता है कि मैं आपसे पूछ लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया शब्द जो आपने बोला है, तो मैं आपसे पूछ लूँगा कि भाई ये शब्द का मतलब क्या होता है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, हमें कुछ और हमारी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी हो सकती है उससे। भाषा सामाजिक उत्पाद है, तो जो लैंग्वेज है उसका जनक कौन है, हम लोग ही है। समाज ने ही भाषा को जन्म दिया है ना। और इंसान ही ऐसे प्राणी हैं पृथ्वी पे जो कि लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, है ना। हम समझ पाते हैं एक दूसरे की भाषा को क्या मतलब आप कुत्ते की भाषा को समझ पाओगे, जो है इमोशन अलग चीज़ है, लेकिन आप भाषा कुछ बोल रहा है वो, तो वो एक ही तरीके से बोल रहा है, वो कर रहा है, तो क्या आप समझ पाओगे। लेकिन शायद दूसरा कुत्ता समझ पाए उसकी बात को कि वो क्या कह रहा है, वो एक बात अलग है, क्योंकि उनका भी एक अलग समाज है, वो चलता है।
ठीक है। और शब्द को एक अर्थ दिया जाता है और ये सभी को सामान्य रूप से स्वीकृत होता है, यानी कि कोई भी शब्द है उसका एक अर्थ होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो एक ही शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, जो कि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है हम लोगों के बीच में, है ना। हम कुछ और समझते हैं, उसका मतलब जो टीचर है वो कुछ और समझ रहे हैं, है ना। आप कुछ और समझ रहे हो, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, तो इसमें दिक्कतें पैदा होती है। और इसी के द्वारा हम अंतर्क्रिया करते हैं। कभी कभी आपको मेरी बात समझ में आती है, कभी कभी नहीं आती है, ठीक है। तो ये तो रहा शब्द और भाषा का। और भी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इस तरह हम एक शब्द के अर्थ का मूल्य समझ सकते हैं और उदाहरण इस संदर्भ में सटीक होंगे। कुर्सी शब्द का अर्थ फर्नीचर के एक टुकड़े के रूप में आप देखते हो। या देखिए, जो कुर्सी है वो फर्नीचर का एक टुकड़ा है, यानी कि फर्नीचर में आपको सब कुछ मिलता है। बेड भी है उसमें, सोफ़ा बड़ा वाला जो होता है, और एक कुर्सी भी होती है, टेबल भी होती है, मेज भी होती है, सब कुछ होता है। और इसलिए यहाँ पे कुर्सी का मतलब फर्नीचर का एक टुकड़ा। तो ये एक टेक्निकल शब्द है, मैं समझ पाया हूँ कि भाई मतलब कुर्सी यानी कि एक फर्नीचर है, उसका छोटा टुकड़ा है, यानी कि फर्नीचर ज़्यादा बड़ा होता है ना। टेक्निकल शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है। और कह रहा है कि क्रिकेट में, जैसे कि हम देखते हैं क्रिकेट में, अगर मैं आपको बोलूँ वाइट कोट, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप क्रिकेट ज़्यादा देखते हो तो आप बोलोगे कि यार सफ़ेद कोट यानी कि एम्पायर, है ना, वही सफ़ेद कोट पहनते हैं। और अगर और कोई नॉर्मल पीपल होगा तो ये बोलेगा कि डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर भी सफ़ेद कोट ही पहनता है ना। और जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो सेनाकर्मी होते हैं, वो अलग अलग उनकी वर्दी होती है ना, कलर अलग अलग होता है उनका। आगे चलते हैं, वही सेम चीज़ें बार रिपीट होंगी वहाँ पे, आप पढ़ लेना उसको। संकल्पनाओं की प्रकृति, यहाँ पे क्या है ये पढ़ लेते हैं। जब वैज्ञानिक किस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वे तकनीकी अर्थ ले लेते हैं। वह एक संकल्पना बन जाती है। मनुष्य को ध्यान में रखते हुए जीव विज्ञान होमोसिपियन और वाइड मैन का प्रयोग आधुनिक मनुष्य का उल्लेख करने के लिए करते हैं। होमोसिपियंस यानी कि जो अर्ली मैंस थे उनके लिए यूज़ किया जाएगा, है ना। और वाइड मैन यानी कि जो अभी हम लोग हैं, आप लोग हैं, उसके लिए ये जो अभी मॉडर्न लोग हैं उनके लिए ये वाइड मैन जो है ये यूज़ कर सकते हैं शब्द। तो ये भी एक टेक्निकल शब्द हो गया, अलग अलग जो है एक पर्टिकुलर समय को बताने के लिए। क्योंकि देखो, इंसान अगर हम शब्द यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ह्यूमन, ठीक है, तो ह्यूमन में सब आ जाते हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और आज के भी हैं, कल के भी हैं, परसों के भी हैं, सब जगह के जो भी आने वाले जो लोग हैं वो भी ह्यूमन के अंदर आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं गर्ल, ठीक है, अगर मैं बोलूँ गर्ल तो आपको याद आएगा एक लड़की, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है अभी, वो गर्ल है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ वुमन तो आप बोलोगे कि वुमन मतलब एक औरत, ठीक है, जिसकी शायद शादी हो गई है, उसको हम वुमेन बोलेंगे। लेकिन वुमन हम सबके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो शादीशुदा है उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी, है ना। तो ये भी एक कन्फ्यूजन चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, जो कि कभी कभी किस चीज़ का एक परफेक्ट जो शब्द है हमें नहीं मिल पाता है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, ज़्यादा सीरियसली मत लेना। हम बोलते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो लेडीज़ के नाम पे जो लड़कियां हैं ना, यंग लड़कियां, वो काफ़ी घबरा जाती हैं। वो बोलते हैं कि मैं लेडीज़ थोड़ी ना हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, अभी मैं यंग हूँ। तो वहाँ पे दिक्कतें होती है। लेडीज़ मतलब सबके लिए यूज़ होता है, यानी कि जो फीमेल है उनके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं लेडीज़, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये वुमेन शब्द जो है। समाजशास्त्र में संकल्पनाएं और कुछ उदाहरण है यहाँ पे कि हम एक अर्थ को दर्शाने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। हम विभिन्न वस्तुओं को दर्शाने के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार हम समान बातों को दर्शाने के लिए समान अर्थ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। विविध असमान बातों को स्पष्ट करने के लिए विविध शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखो, प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कतें नहीं आती, तो आप क्या करोगे, सर्च करोगे, है ना। कुछ शब्द आपको यहाँ समझ में नहीं आएंगे, अभी मैं कुछ शब्द पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, गूगल करोगे। गूगल आपको क्या करेगा कि कोई उस शब्द का कोई इंग्लिश मीनिंग निकाल के दे देगा आपको, है ना, कोई सेंटेंस बना के दे देगा कि भाई ये समझ जाओ इस तरीके से। आप बोलोगे कि नहीं समझ में आया अभी तक, हिंदी में बताओ, तो वो हिंदी में बताएगा आपको।
है ना। आप बोलोगे कि नहीं अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी जैसे और सिमिलर जो शब्द होते हैं वो सब ढूंढने की कोशिश करोगे कि भाई कुछ ना कुछ समझ में तो आए कि ये है क्या, क्या बसूड़ी है ये। तो ये जो है ना, आप समझने की कोशिश करते हो शब्दों को अलग अलग तरीके से समझने की, समझाने की, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ अभी, है ना। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है कि पुरुष, पुरुष तो कोई भी हो सकता है ना। पुरुष, एक पुरुष के लिए हम बोल सकते हैं जैसे कि फादर है वो भी एक पुरुष है ना। ब्रदर है वो भी एक पुरुष है। आपका जो फ्रेंड है, मेल फ्रेंड है, वो भी पुरुष है। तो सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग शब्द है पुरुष, यानी कि सभी, जब हम बात करते हैं सभी पुरुषों की, सभी मेल जो कम्युनिटी है उसकी तो हम पुरुष यूज़ करते हैं, है ना। और जब हम बात करते हैं स्त्रियों की, तो सारी स्त्री आती है, चाहे वो लड़की हो, कम उम्र की हो, ज़्यादा उम्र की हो, शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, सबके लिए हम स्त्री शब्द यूज़ करते हैं, है ना। और भाई शब्द जब यूज़ करते हैं जब हम से बात करते हैं अपना जो भाई है उसके बारे में, या लड़की का जो भाई है उसके बारे में, ठीक है। रिश्तों की यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे शब्द को समझा के। और एक ही व्यक्ति के कई सारे रिश्ते हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे कि एक पुरुष है ना, एक मेल है, तो उस मेल की बहुत सारी रोल होती है समाज में। एक फैमिली के अंदर वो पुरुष एक फादर हो सकता है ना, एक हस्बैंड हो सकता है, एक ब्रदर हो सकता है, एक फ्रेंड हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक ही व्यक्ति का काफ़ी सारे रोल होते हैं समाज के अंदर, है ना, फैमिली के अंदर। तो एक देश के लिए, समाज के लिए वो एक युवा हो सकता है ना, एक काम करने वाला कर्मी हो सकता है, एक ऑफिसर हो सकता है, एक देशवासी हो सकता है। तो ये है, जैसे कि ये आपको बताएगा प्राकृतिक विज्ञान में, हम साइंस वगैरह पढ़ते हैं, तो जो गिनती है एक को बताना, मतलब एक सिंगुलर जो व्यक्ति है उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा है तो प्लरल यूज़ करते हैं, यानी कि 2, 3, 4 इस तरीके से। सामाजिक विज्ञान के प्रति दुर्खाइम, बेबर और बाद की विचारक की कुछ यहाँ पे विचारधारा दी हुई है। ये 2 शब्द आपको बताएगा, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है। तो ये शब्द समझो आप पहले कि सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस। 2 शब्द हैं अलग अलग, इनका मीनिंग भी अलग अलग है। तो ये क्या कह रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान है प्राकृतिक विज्ञान की विधि का अनुसरण कर सकती है इस तरह, इसलिए अलग, एक मिनट इसको मैं इरेज कर दूँ, दिख नहीं रहा है मुझे, इसलिए अलग से चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कह रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान है और जो प्राकृतिक विज्ञान है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनको हम एक नहीं ले सकते। कॉम्ट कह रहे हैं, और जो दुर्खाइम है और जो रेडक्लिफ है, ब्राउन है, उनका उत्तर है हाँ, ये दोनों चीज़ें जो हैं अलग अलग हमें देखने को मिलती है। और जो डिल थे, एक इतिहासकार है, और अलग ये इनका नज़रिया रहता है चीज़ों को लेकर। और जो मैक्स वेबर है, इनके बीच की जो नज़रिया है इनका इसके लिए है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो मैं कोशिश कर रहा था आपको समझाने की, आप समझ पाए होंगे। थोड़ी सी भी हेल्प मिली है वीडियो से तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।